सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग इस क्लास के अंदर फिटर ट्रेड क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो हम लोगों ने फिटर ट्रेड में एडमिशन लिया है, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले। सो इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रेड फिटर, ऑल्सो रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोग फिटर ट्रेड क्या है जानेंगे, उसके साथ में हम लोगों को कौन से काम करने पड़ते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे इसके साथ काम करते समय हम लोगों को क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी है। तो ये ध्यान में रखना है, ये एक मैकेनिकल ट्रेड है। सो हम लोगों ने इस ट्रेड में एडमिशन किया है, तो इस ट्रेड के कितने टाइप्स है, क्या किस तरीके से ये फंक्शन करता है, ये हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो ट्रेड हम लोग सीखने जा रहे हैं ये एक छोटा ट्रेड नहीं है, सबसे बड़ा ट्रेड है जो इंडस्ट्री को चलाने का काम करता है। दिस इज अ मैकेनिकल ट्रेड। सो इसके लिए हम लोगों को इस ट्रेड के बारे में जानकारी अगर अच्छी तरीके से रहेगी तो हम लोग हमारा काम करने में और ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे। सो फर्स्ट हम लोगों ने आईटीआई में जब एडमिशन लिया, तो आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद ये देखना है कि ये कोर्स जो है ये अलग अलग टाइप में हम लोगों के लिए अवेलेबल होता है। जैसे कि 6 मंथ का कोर्स होता है फिटर का, 1 ईयर का होता है, 2 ईयर्स का होता है, या प्राइवेट सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं। ये एडमिशन कैसे होता है, तो मोस्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट कोर्सेज है 2 साल के वो मेरिट बेस पे होते हैं, जिसके लिए आपका 10 का रिजल्ट जो होता है वो रिक्वायर्ड रहता है। और जब आप 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, फुलफिल करते हो, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हो और जब इंडस्ट्री को आप अपनी सर्विस देने जाते हो, तो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी जो होती है ये मिनिमम 1.20 लैक्स, मतलब 1,20,000 से 2,16,000 पर एन्यूम। मतलब क्या है, हर साल आपको उतनी सैलरी जो होती है वो मिलती है साल की, सालाना 1,20,000 से लेके 2,16,000 तक आपको सैलरी मिलती है। और जैसे जैसे आगे आप डेवलपमेंट करते हो, खुद का स्किल डेवलप करते हो, खुद की वैल्यू बढ़ाते हो, तो वैसे वैसे वैल्यू के हिसाब से आपकी सैलरी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद ये ध्यान में रखना है कि ये फिटर कोर्स में जब हम लोगों ने एडमिशन लिया, सो किस चीज़ की वजह से ये एडमिशन किया, और उस ट्रेड के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो फिटर का जो ट्रेनिंग होता है वो उन कैंडिडेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको टेक्निकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, जो उनको इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वर्क्स से अलग अलग जॉब्स प्रोवाइड कर सके। वहाँ पे ये ट्रेनिंग उनको बहुत ज़्यादा काम में आती है। इसके लिए ये फिटर का जो कोर्स होता है, ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ रहता है, बनाया हुआ रहता है। ये जो ट्रेनिंग होता है ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग होता है, ये ध्यान में रखना है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल का जो कोर्स होता है वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये लोग जो होते हैं जिन्होंने मैकेनिकल फिटर ट्रेड से अपना सर्टिफिकेशन हासिल किया है, ये बहुत सारी जगहों पे डिमांडेबल रहते हैं, उनको काम मिलता है। जैसे कि फिटिंग वर्कशॉप में होता है, पाइपिंग एज अ पाइप फिटर के तौर पे होता है, एज अ मेंटेनेंस फिटर के तौर पे उनको अलग अलग सेक्शंस में जॉब जो होती है वो जॉब्स प्रोवाइड की जाती है। इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे फिटर कोर्स जो है, ये फिटर कोर्स जो है ये मेरिट बेसिस पे कैंडिडेट्स को अवेलेबल होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो फिटर कोर्स है ये सबसे बढ़िया माना जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैकेनिकल या मैकेनिज्म में इंटरेस्ट है, जो टेक्निकल नॉलेज जो है वो टेक्निकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया कोर्स है, जिसकी वजह से वो हायर सैलरी जो है इंडस्ट्री में डिमांड कर सके। ये डिमांड कब हो सकता है, तब जब उनके पास में अच्छा नॉलेज आ जाए, वो अच्छा नॉलेज गेन कर सके। ये डिपेंड करता है उन कैंडिडेट्स के ऊपर, वो किस तरीके से नॉलेज गेन कर सकते। ये, और इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जानकारी ली है। सो
इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो हमारा कोर्स है 2 साल का, इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं, कौन से चीज़ों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होता है। तो फर्स्ट होता है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फीटर। मतलब हम लोग यहाँ पे फीटर की जो थ्योरी है, सो उस थ्योरी को पढ़ते हैं। इसके साथ में हमारी पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट जो होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल है, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। उसके बाद मेजरमेंट्स होते हैं, अलग अलग मशीनों के जॉब्स के मेजरमेंट्स लेना, डिज़ाइन लेना, मतलब उनको मापना, जांचना, ये सभी काम वहाँ पे किया जाता है। फिर अलग अलग टाइप की मशीन्स है, जैसे कि लेथ मशीन्स हो गया, ड्रिलिंग मशीन्स हो गए। फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंडिंग मशीन्स हो गए, कटिंग मशीन्स हो गए, सॉइंग मशीन्स हो गए। सो अलग अलग टाइप की अलग अलग मशीन्स है, जिनको हम लोगों को वहाँ पे देखना होता है, उनका वर्केबिलिटी सीखना होता है, किस तरीके से उनको मेंटेन किया जाता है वो देखना होता है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स के जॉइंट्स सीखते हैं। इंडस्ट्रियल पाइपिंग क्या है, हाउस होल्ड पाइपिंग क्या है, वो देखा जाता है। तो हमारे घर के अंदर इस्तेमाल में आने वाली पाइपिंग अलग होती है, इंडस्ट्रियल पाइपिंग अलग होती है, जिनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। इसके साथ में इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स है, न्यूमेटिक्स है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कैलकुलेशंस, जिसको हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के नाम से जानते हैं। तो कोई चीज़, कोई मशीन का मूवमेंट कैसा होता है, उसके पीछे क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, ये हम लोग सीखते हैं और उसको हम लोग गेन करते हैं। और जब हम लोगों को उसको अप्लाई करना होता है सही जगह पे, तब उसको अप्लाई करते हैं। यही हमारा काम है। इसीलिए हमारे पास में वो एज्यूम करने का नॉलेज होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि, दूर का सोचने वाला दिमाग अपने पास में होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। क्योंकि बाकी सभी जगह पे जो वर्क होता है और हमारा जो वर्क होता है, ये टोटली अलग होता है। उसके बाद हम लोगों के साथ में जुड़ा होता है कम्युनिकेशन स्किल, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बोला था पहली क्लास में। इसके साथ में बेसिक कंप्यूटर्स का नॉलेज दिया जाता है और जो हम लोग सीखते हैं वो हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। समझो कि अगर कोई मशीन आपने बना ली और उसको जांचा ही नहीं और डायरेक्टली मार्केट में भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, वो मशीन काम ही नहीं कर रही है। तो खरीदने वाला उसको आपके पास में वापस कर देगा। कुछ रहेंगे अलग तो आपके ऊपर केस डालेगा कि हमको फंसा दिया, ऐसा मशीन देख के। मतलब क्या है कि मशीन बनाया तो उसको टेस्ट करना तो आना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली उसको जांचना। तो उसको प्रैक्टिकली जांचने का जो मेथड होता है, वो मेथड हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे इस कोर्स के ज़रिए सीखनी है। तो उसमें से कुछ बेसिक जो चीज़ें थी हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली है। अभी हम लोग देखेंगे फिटर ट्रेड के बारे में। तो सभी लोगों को मैं एक बता देता हूँ कि हमारा जो ट्रेड है, इसे मल्टी स्किल ट्रेड कहा जाता है। बहुत सारे ट्रेड्स का नॉलेज इस ट्रेड के अंदर डाला गया है। सो फिटर के साथ में हम लोग बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिनको यहाँ पे क्या किया गया है, अलाइ किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग हमारे ट्रेड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि यह ट्रेड चालू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, गवर्नमेंट ने यह ट्रेड क्यों चालू किया, कब चालू किया, और टेक्निकल और इंजीनियरिंग ट्रेड की ट्रेनिंग क्यों, या उनकी आवश्यकता जो है, ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों आ गई, ये भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो जब इंडस्ट्री ही नहीं थी, ये बात है उस जमाने की, जब इंडस्ट्री अवेलेबल ही नहीं थी। सो उस समय पे जो भी व्यवसाय या ट्रेड थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि चप्पल बनाने वाला है, तो वो अपने बेटे को उस चप्पल बनाने का नॉलेज देता था, ना कि वो किसी और बंदे को उसके बारे में बताता था। ऐसे और भी बहुत सारे ट्रेड है जिसका नॉलेज एक बंदा अपने बच्चों के अलावा या उनके फैमिलियर मेंबर्स के अलावा और किसी बाहरी मेंबर्स को कभी नहीं देता था। जैसे कि ब्राह्मण अपने बेटे को वेदों का ज्ञान देते थे, इस प्रकार से। सो ये जो नॉलेज था, ये नॉलेज बाकी जो भी जनता थी या लोग थे, उनसे वंचित रह जाती थी। मतलब वो नॉलेज बाकी सभी लोगों को कभी नहीं मिल पाया।
जैसे कि किसान का बेटा खेती ही करेगा, साहूकार का बेटा है तो साहूकार ही करेगा। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, वैसे वैसे एक खास किस्म की एजुकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट आ गई। ये सब हुआ देश को आज़ादी मिलने के बाद। साइंस में हुई प्रोग्रेस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इनकी वजह से बहुत सारे उद्योग जो है या इंडस्ट्रीज जो है इनका निर्माण हुआ और ज़रूरत आन पड़ी वहाँ पे काम करने वाले लोगों की, जो उन कारखानों की काम की आपूर्ति कर सके। इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ, जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज की ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार दी जाती है। इन्हीं में एक ट्रेड है फिटर। ये एक मैकेनिकल ट्रेड है और इस ट्रेड का इंडस्ट्री में अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि माना जाता है इस ट्रेड से ट्रेन हुआ ट्रेनी मल्टी स्किल होता है। जैसे बहुत सारे ट्रेड का नॉलेज होता है और जो किसी भी जगह पर काम कर सकता है, जैसे कि मशीन पार्ट्स बनाना, उन्हें रिपेयर करना, उनका मेंटेनेंस करना, उन्हें बनाना, मशीनों को डिज़ाइन करना, मशीनों को इंस्टॉल करना, मशीनों का रिकॉर्ड रखना, प्रोडक्ट बनाना, मशीनों की असेंबली करना, उनकी टेस्टिंग करना, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, उन्हें रिपेयर करना, उनको कैलिब्रेट करना, इसके जैसे और बहुत सारे काम इस ट्रेड के ज़रिए किए जाते हैं या इस ट्रेड से सीखे हुए बंदे के ज़रिए किए जाते हैं। सो इस ट्रेड को जोड़ारी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पार्ट्स को ज्वाइन करने का या असेंबल करने का काम करते हैं। हम जिस ट्रेड की इंफॉर्मेशन लेने वहे या ले रहे हैं उसे बेंच फिटर कहते हैं। इसमें 75% वर्क जो होता है ये हाथों के ज़रिए किया जाता है और 25% वर्क जो होता है ये मशीन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इस ट्रेड से निकले हुए बंदे को स्किल्ड क्राफ्ट्समैन या कुशल कारागिर कहलाया जाता है। स्किल वर्क करने के लिए उस ट्रेनी को उसे जुड़े हुए हर टूल्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और मशीनों की जानकारी होना ज़रूरी होता है। वो कैसे कार्य करती है, किस प्रकार से वर्क करती है, ये मालूम होना ज़रूरी होता है। उसके पीछे का मैकेनिज्म, साइंस, ये उन लोगों को पता होना चाहिए, तभी वो स्किल क्राफ्ट्समैन बन सके। जैसे कि हमारे घर में कटिंग करने के लिए नाइफ्स होते हैं, शेविंग के लिए रेजर्स होते हैं, उनका कटिंग करने का एक अलग तरीका होता है और हमको मालूम होता है कि जब वो टूल चलते हैं तब वो एक तरीके से कटिंग का काम करते हैं। सेम एज इट इज़ इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आने वाले जो भी कटिंग मशीन्स होते हैं या टूल्स होते हैं, वो अपनी एक लय में कटिंग करने का काम करते हैं। जब वो स्टेबल कंडीशन में होते हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं, उस समय पे उनकी शार्पनेस ना के बराबर होती है। लेकिन जब वो एक्टिव हो जाते हैं उस समय पे वो किसी भी प्रकार से हानि या क्षति पहुंचा सकते हैं। सो ये जो है ये सभी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पे सीखनी है, तभी आगे जाके हम लोग स्किल क्राफ्ट्समैन बन सके। तो जो हमारा ट्रेड है उस ट्रेड में बहुत सारे टाइप्स हैं। सो हम लोग यहाँ पे जो सीखने वाले हैं ये है एक टाइप जिसको कहा जाता है बेंच फिटर, जो सबसे पहले आता है। बेंच फिटर में बहुत सारे ट्रेड्स का मिलाप हुआ रहता है और उसी से फिर आगे जाके जब लोग इंडस्ट्री में अलग अलग जगहों पे काम करते हैं तो उनके अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं। सो उसमें से फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा है वो है बेंच फिटर। सो बेंच फिटर में हम लोगों ने पहले देखा है कि 75% वर्क जो होता है ये हाथों के जरिए किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे वर्क करने वाले लोग जो होते हैं उनका स्किल लेवल जो होता है वो हायर होता है और 25% जो होता है वो मशीनों के साथ किया जाता है। सो जिसकी वजह से उन लोगों को मशीनों का भी अच्छे तरीके से नॉलेज होता है, उनको किस तरीके से हैंडल करना है वो उनको पता होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट जो होता है वो असेंबली, दूसरा जो है उसे कहा जाता है असेंबली फिटर। असेंबली फिटर मशीनों के पार्ट जो है उनको खोलता है, उनको असेंबल करता है और मशीनों को चलाकर उनका टेस्ट लेता है।
मतलब ही वो मशीन सही बने है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ये है डाई फिटर। सो इंडस्ट्री में बहुत सारे चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे घर में इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक की चेयर्स एग्जाम्पल के तौर पे, प्लास्टिक से बनने वाली हर एक चीज़, जैसे कि हमारे पेन्स हो गए, उनकी बॉडी हो गई, तो ये चीज़ें बनाने वाले जो लोग रहते हैं वो भी एक तरीके से फिटर ही होते हैं, जिनको प्रोडक्शन फिटर कहा जाता है। लेकिन इन चीज़ों को बनाते समय डाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन चीज़ों की डाई बनाने का काम जो बंदा करता है उसको डाई फिटर कहा जाता है। इंडस्ट्री में इनका भी सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। उसके बाद होता है फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन फिटर अगर हम लोग देखेंगे तो फैब्रिकेशन का जो कार्य होता है ये एक फिटर के द्वारा किया जाता है, जोड़ना, उनसे कुछ उत्पाद बनाना। तो इसके अंतर्गत मेटल की शीट पर रिवेटिंग, वेल्डिंग, इनसे जोड़ लगाए जाते हैं, जॉइंट्स लगाए जाते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि स्टील फर्नीचर हो गया, आपकी अलमारी हो गई, ट्रंक हो गए, स्टूल्स हो गए। सो इनको निर्माण करने वाला जो फिटर होता है उसको फैब्रिकेशन फिटर कहा जाता है। खाली ये इन्हीं इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं, तो बहुत सारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे भी वो काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पाइप फिटर। पाइप फिटर का काम क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल पाइपिंग और हाउस होल्ड पाइपिंग, इन दोनों को करने के लिए इस पाइप फिटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो स्किल्ड होता है खाली पाइपिंग वर्क्स में। सो हमारे घर में इस्तेमाल में आने वाला प्लम्बर और पाइप फिटर में डिफरेंस क्या होता है, तो पाइप फिटर को पाइपिंग का सटीक नॉलेज रहता है। लेकिन अगर यही नॉलेज हम लोगों को रहेगा तो हमारे घर में काम करने वाला जो बंदा है उसको हम लोग उसकी सही कीमत दे पाएंगे, ये ध्यान में रखना है। तो ये नॉलेज सबसे ज़्यादा बेटर होता है इंडस्ट्री के लिए भी और हमारे जनरल लाइफ में भी। उसके बाद होता है मेंटेनेंस फिटर। तो मेंटेनेंस फिटर क्या काम करता है, तो जो मशीन्स होते हैं, इन बड़ी बड़ी मशीन्स को उसकी वर्क कंडीशन में रखने का काम ये मेंटेनेंस फिटर करता है। अगर कोई मशीन बंद हो जाए या काम करते समय किसी मशीन का पार्ट टूट जाए तो उस बंद पड़ी मशीन को चालू करने का, टूटे हुए पार्ट्स को वो उसी सेम काम करने वाले पार्ट्स के थ्रू रिप्लेस करके उसको वापस चलाने का काम जो करता है ये मेंटेनेंस फिटर का होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखेंगे तो लोकोमोटिव फिटर होता है, एयरक्राफ्ट फिटर होता है, स्ट्रक्चरल फिटर होता है, स्टीम फिटर होता है, लॉक फिटर होता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो जिग एंड फिक्सर फिटर होता है, प्रोजेक्ट फिटर होता है, स्ट्रक्चरल फिटर हो गया, पॉलिशर हो गया, बफर हो गया, ग्राइंडर फिटर हो गया। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो रिग फिटर हो गया, मरीन फिटर हो गया, कैलिब्रेशन फिटर हो गया, प्रोडक्शन फिटर हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर हो गया, ऐसे बहुत सारे। और इनके अलावा और भी कई फिटर के टाइप्स जो है ये टाइप्स इंडस्ट्री में अवेलेबल है। सो अगर हम लोग देखेंगे तो इनके अलावा जो भी टाइप्स है ये टाइप्स कैसे बने हैं, तो जो बंदा 2 साल का ट्रेनिंग लेके इंडस्ट्री में जाता है, जब तक आप 2 साल यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो आप एज अ बेंच फिटर के तौर पे ट्रेनिंग ले रहे हो, यहाँ पे आपको मल्टी ट्रेड्स का नॉलेज दिया जाएगा। लेकिन जब कोई बंदा किसी इंडस्ट्री में जाएगा, समझो एग्जाम्पल के तौर पे कोई शिपिंग इंडस्ट्री में जा रहा है और शिपिंग में या शिप बिल्डिंग वर्क में वो बंदा खाली पाइपिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो पाइपिंग स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है, तो उसको पाइप फिटर कहा जाएगा। खाली वो पाइपिंग के वो अंदर वर्क करेगा, उसके अंदर अपना स्किल डेवलप करेगा। तो अगर मैं उसको वहां से निकाल के किसी और जगह पे डाल दूं और किसी वर्क में, तो वो उसको वर्क करने के लिए या उस वर्क में अपनी महारत हासिल करने के लिए या स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारा समय जाएगा। तो जो बंदा जिस टाइप का काम कर रहा है वो उसी के नाम के आगे जोड़ा जाएगा, मतलब वो बेंच फिटर से पाइप फिटर हो जाएगा। अगर वो स्ट्रक्चरल वर्क में जा रहा है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर रहा है, तो वो स्ट्रक्चरल फिटर बनेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में बड़ी बड़ी इमारतों के ढांचे बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे बीम्स डाले जाते हैं, चैनल्स मेटल के डाले जाते हैं, उनके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। बाद में वहाँ पे क्या किया जाता है, कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो खड़े करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के होने दो, चाहे वो शिप्स के होने दो, चाहे किसी बड़े मशीन के होने दो, तो ये स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम जो बंदा करता है, जो टेक्नीशियन करता है, उसको स्ट्रक्चरल फिटर कहते हैं। पॉलिशियर बफर का काम क्या होता है, तो जो चीज़ें बनाई जाती है, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनको शाइन
देने का काम इनके ज़रिए किया जाता है। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो बड़ी बड़ी शिप्स होती है, ऑयल निकालने वाली कंपनीज होती है, तो वहाँ पे रिगर लगते हैं, तो वो रिगर फिटर वहाँ पे होता है। ड्रिलर्स होते हैं, मरीन है, मरीन के अंदर मेंटेनेंस का काम कर रहा है तो वो मरीन फिटर हो गया। कैलिब्रेशन फिटर का काम होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं लाखों रुपयों के, करोड़ों रुपयों के, तो उनको कैलिब्रेट करने का काम, वो सही कर रहा है कि नहीं ये देखने का काम कैलिब्रेशन फिटर कर रहा है। सो जो बंदे के पास जितना अच्छा स्किल्ड नॉलेज रहेगा, वो उसी तरीके से इंडस्ट्री में उस पोजीशन में वर्क करेगा, और आपका वर्क आगे फिर आपको अच्छी अच्छी पोजीशन पे ले जाया जाएगा या ले जाएगा। तो ये कब होगा? तो ये डिपेंड होता है आप अपने ट्रेड का नॉलेज और स्किल किस तरीके से हासिल करते हो, गेन करते हो। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, तो इंस्टीट्यूशन किस तरीके से एस्टेब्लिश हुए हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में कौन से लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद हमारा ट्रेड जो बना वो किस तरीके से बना, और हमारे ट्रेड की क्या खासियत है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा ट्रेड है, उस ट्रेड में बहुत सारे टाइप्स का जो नॉलेज है, ये नॉलेज दिया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो फिटर के अलावा यहाँ पे मशीन ऑपरेटर का नॉलेज इंक्लूड होता है, जिसके अंदर हम लोगों को लेथ मशीन चलाना या दूसरे मशीन्स को ऑपरेट करना, उनका मेंटेनेंस करना, कौन से पार्ट्स उनके डैमेज हो सकते हैं, क्यों डैमेज होते हैं, उसके पीछे के रीज़न समझना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को सीखनी पड़ती है। इसके अलावा मतलब हम लोगों के पास में वो मशीन का ऑपरेट करने का स्किल आ गया। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि फैब्रिकेशन वर्क है, जिसके अंदर वेल्डिंग किया जाता है, तो वेल्डिंग के बहुत सारे टाइप्स है, उनके बारे में हम लोग सीखते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हम लोगों को फैब्रिकेशन का नॉलेज आ जाता है। फिर उसके बाद है हमारे पास में ऑल एक ट्रेड है, जिसको कहा जाता है शीट मेटल। तो शीट मेटल में हम लोग बहुत सारे मेटल के शीट के थ्रू बनने वाले प्रोडक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं, कौन से टूल इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो देखते हैं। उसके बाद है पाइपिंग। पाइपिंग में हम लोग इंडस्ट्रियल पाइपिंग और हाउस होल्ड पाइपिंग में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से वो पाइपिंग वर्क किया जाता है, उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट होती है। ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने का काम करते हैं। तो ऐसे मल्टी ट्रेड्स को हमारे ट्रेड के साथ में क्या किया गया है, मर्ज किया गया है, जिसकी वजह से आपका नॉलेज जो है, ये आपका नॉलेज और अच्छी तरीके से एनहांस हो सके। तो ये ध्यान में रखना है कि ये 2 साल का ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट करोगे, तो आपका नॉलेज जो रहेगा एक पर्टिकुलर लेवल तक होना चाहिए, तभी आप इंडस्ट्री में दूसरे लोगों को टफ या कॉम्पिटिट कर सके। यहाँ पे हम लोगों ने फिटर ट्रेड के बारे में नॉलेज हासिल किया है, गेन किया है, कौन से सब्जेक्ट हम लोगों को सीखना है वो देखा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, हम लोग जैसे घर के अंदर कोई काम करते हैं, जैसे कि सब्जी काटना, बराबर है, तो वहाँ पे हम लोग सब्जी काटते समय क्या काम करते हैं, वो भी एक वर्क है। तो उस समय पे वो काम करते समय हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं कि भाई छुरी जो है, ये छुरी या नाइफ जो है, ये हमारे हाथों के ऊपर ना चले, बराबर है। तो उसी को हम लोग इंडस्ट्री में काम करते समय ध्यान में रखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्रिकॉशंस। इंडस्ट्री में सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होते हैं, ये इंडस्ट्री के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कि कोई केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, तो उसके लिए अलग सेफ्टी प्रिकॉशंस के नॉर्म्स आएंगे। फिर अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, तो वहाँ पे इस्तेमाल में आने वाले टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और उनके रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशंस अलग हो जाएंगे। या फिर कोई मेटल इंडस्ट्री हो गई, तो वहाँ पे वो किस टाइप की मेटल इंडस्ट्री, उसके हिसाब से सेफ्टी प्रिकॉशंस अलग होंगे। लेकिन इंडस्ट्री के अनुसार सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होते हैं, ये बदलते रहते हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन सेफ्टी प्रिकॉशंस आते हैं, जिसको कहा जाता है सावधानियों के नियम। तो वो सावधानियों के नियम, जिसको कहा जाता है सेफ्टी प्रिकॉशंस, उन सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में आगे आने वाले लेसन के अंदर हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।